हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। लगातार हम लोग आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की खबरें और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहे हैं। कोशिश ये है कि सही हालात को जान सकें, समझ सकें। हालांकि कोई भी ये अंदाज नहीं लगा सकता कि जंग कब खत्म होगी, कब तक जारी रहेगी, लेकिन अलग अलग इशारे ऐसे मिलते हैं कि उससे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम मुसलसल खबरें देखते हैं उसके बाद भी, लेकिन जिस तरह से इजराइल के अंदर से पिछले एक हफ्ते में खबरें आ रही हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन का यह कहना कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। अब उनके डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का यह कहना कि हम लेबनान पर जंग शुरू नहीं करना चाहते, डिप्लोमेसी बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो डिबेट है, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में एक तरह से कंपटीशन है कि फिलिस्तीनियों को कैसे खत्म किया जा सकता है। उस पर कोई फिलिस्तीनियों की हमदर्दी की बात नहीं हो रही। ताजा खबरें ये हैं कि अमेरिका से मुसलसल हथियार आ रहे हैं और उनकी क्वांटिटी भी, उसकी भी डिटेल कुछ आई है मीडिया में। आखिर क्या कुछ हो सकता है, आने वाला वक्त क्या देखेगी दुनिया, ये हम समझने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब से बात कर रहे हैं। हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। शेख मंजूर साहब, आप बताइए कि आपका अब क्या अंदाजा है। हमारी मुसलसल आपसे बात होती है और आपको लोग सुनते हैं, समझना चाहते हैं, क्या कुछ है, अब आपको क्या लगता है? देखिए, पहले जो एक क्लियर कट पिक्चर नजर आ रही थी, पहले 2-3 महीने हमें ये लगा कि ये वार चलेगी, फिर कुछ न कुछ इंटरनेशनल प्रेशर आ जाएगा यूएस या दूसरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, तो शायद ये बंद हो जाएगा वार कहीं न किसी लेवल पर। लेकिन अब कॉन्फ्लिक्टिंग, जैसे आपने कहा, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं और अंदेशा ये लग रहा है कि वार खत्म होने के चांसेस जो है वो बहुत कम है, बल्कि वार का थिएटर एक्सपैंड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बावजूद अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है। हालांकि यूएस का रेजोल्यूशन भी आया है, इसमें भी कोई जो है आगे कोई मूवमेंट ही नहीं हुए। अब जबकि हम देख रहे हैं इजराइल में भी दो ग्रुप्स क्लियरली है। एक है जो चाहता है किसी न किसी तरीके से सीज फायर हो जाए, दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है और इसके साथ जो रेडिकल ग्रुप्स है वो चाहते हैं वार किसी भी तरीके से बराबर कंटिन्यू रहे। उनको ये उम्मीद है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर से इक़्तिदार में आ जाए और वो तकरीबन तहस नहस करना चाहते हैं पलस्तीन को, जिसका इशारा कल डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के दरमियान जो प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान जो मशरिक़ वस्ता के बारे में जो डिस्कशन हुआ, उससे क्लियर साबित हुआ कि ट्रंप ने कहा इनको ख़त्म करने की पूरी इजाज़त देनी चाहिए हमास को। हालांकि दूसरी तरफ जो है उसने भी बाय एंड लार्ज वही कहा। माइनर फर्क है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ आर्म्स एम्यूनिशन भी दे रही है, कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं डाल रही है इससे कि उनका अगर रेजोल्यूशन है इसी की पासदारी करे, उसका भी कोई जो है असर नहीं डाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक क्लियर कट उनकी तरफ से है, अगर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो मैं उनको पूरी इजाजत दूंगा। जब इजाजत देने की बात कर रहा है वो कि उसको कहता है शाना बशाना उनके साथ लड़ने की बात कर रहा है, ताकि वो हमास को और गाजा को पूरी तरह बर्बाद करे। ये ट्रंप का ज़माना ही है, जब जो इज़राइल का जो दारुल खुलाफा है वो टेल अवीव से जेरूसलम की तरफ, और जो बहुत सारे जो है उनकी अपनी एम्बेसी जो है जेरूसलम शिफ्ट की गई। ये उसी के ज़माने में है जब फ़लस्तीनियों को मजबूर किया कि वो उनकी जो जायज़ डिमांड है और दीराना डिमांड जो थी कि ईस्ट जेरूसलम मस्जिद अक्सा उनका एक हिस्सा है और ईस्ट जेरूसलम की बात कर रहे थे, उसको भी वो छोड़कर कोई नया दारुल खुलाफा बनाने की बात करी। और
मुसीबत ये है, ये मुसीबत के अलावा हम ये कहेंगे हमारी बदनसीबी ये है, इस अकॉर्ड को बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज ने एंडोर्स भी किया उस वक्त। उनमें ये हिम्मत ही नहीं थी कि वो ट्रंप के सामने इसकी मुखालफत करे। उन्होंने जो उसने हुक्मनामा फरमान जारी भी किया और आमना सदकना की तरफ मुस्लिम कंट्रीज ने उसको एक्सेप्ट किया। ये दिखाता है बेहिसी, ये दिखाता है उनको क्या क्या वो पैलेस्टाइन मामले को रिजोल्यूशन करने में सीरियस है या नहीं। अब चूंकि 2-3 महीने ही बाकी रहे इलेक्शन के दौर का, इलेक्शन में, और अभी भी जो लग रहा है बाइडेन भी उसका जो डिबेट में जो हिस्सा लिया वो कुछ कह नहीं सका प्रॉपरली, उसके वर्ड्स फंबल होता रहा और बार बार कोहेरेंस नहीं थी उसके वर्ड्स में। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को ने भी अगर आप देखेंगे 9 महीने के दौरान कोई कुछ नहीं किया रुकने के लिए, लफ्जी बातें की। प्रैक्टिकली उन्होंने हर किस्म की मदद इजराइल को पहुंचाई और ताकि वो फलस्तीनियों को तबाह बर्बाद करे। इसमें दो यानी कि राय ही नहीं है। अब 20-19 की फर्क है, चाहे डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन है, दोनों इजराइल की पुष्पनाही कर रहे हैं और टू द हिल्ट कर रहे हैं। एक शायद डिप्लोमेटिकली ये कहता है वो किसी न किसी तरीके से सलाह सफाई के जरिए या अमन के जरिए इसको बातचीत के जरिए है, दूसरा तो ओपनली कहता है इसको खत्म ही करो। और अब देखिए ये जो है नया जो ये कह रहे हैं कि हम हिजबुल्लाह और लेबनान पर कर रहे हैं, कई दिनों से गोलाबारी भी हो रही है और वहाँ पर कुछ इलाकों पर कैजुअल्टीज भी हुई है। ये दिखा रहा है अगर जब तक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो जाएंगे, अगर ये वार उस वक्त तक चलता रहा तो ऐन मुमकिन है ये रुकेगा नहीं बल्कि इसका दायरा बढ़ जाएगा। और यही जो है इजराइल चाहता है तो कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, हालांकि वो अभी भी इसमें इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट तौर पर। उनको आर्म्स एम्युनिशन, मिलिट्री सपोर्ट, एक्सपर्ट सपोर्ट, सैटेलाइट इमेज सारा कुछ देता है, लेकिन इसके बाद शायद सिनेरियो और खतरनाक नजर आ रहेगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि अभी एक जॉर्डनियन जो है जर्नलिस्ट है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि जॉर्डन अभी भी ट्रेड कर रहा है इजराइल के साथ, उसको निकाला गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। यही हाल दूसरी ममालिक में भी है। कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाते हैं, किसी भी तरीके से कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखा रहा है इस मसले के लिए। सिर्फ ज़बानी बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो भी अमेरिका की तरफ से पीछे उनका साथ दे रहे हैं ताकि फ़लस्तीनियंस को डिफीट किया जाए, ख़त्म किया जाए। जो वो समझते हैं अरब कंट्रीज, कुछ अरब कंट्रीज ये भी समझते हैं कि हमस उनके लिए भी खतरा है। उनको ये नोशन कहाँ से आया, किसने दिया है, ये बात है। वो भी इसमें टैक्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में, सिर्फ फॉर पब्लिक कंजप्शन कभी न कभी बयान देते हैं। अच्छा मंजूर साहब, आपने अरब मुल्कों के हुक्मरानों की बेहिसी की बात कही। यहाँ बेहिसी नहीं है सर, उससे कहीं ज्यादा है। पिछले मंडे को मनामा में एक मीटिंग हुई जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्स के सरबराह खुद आए। 5 मुल्कों के, अरब मुल्कों के, जिसमें मिस्र भी शामिल था, इनके सबके फौज के सरबराह वहां मौजूद थे। अमेरिका के सेंटकॉम के सरबराह वहां मौजूद थे। और रिपोर्ट इस तरह से आई कि गाजा के बाद, यानी हमास के बाद, किस तरह से मैनेजमेंट चलाए उसके लिए बातचीत हो रही है। उसके बाद एक और खबर आई, एंटनी ब्लिंकन ने यह बताया इन अपने सारे काउंटर पार्ट्स को, फॉरेन मिनिस्टर्स को, कि जॉर्डन और यूएई ये उसमें फौज में सिक्योरिटी करने के लिए, फौज में शामिल होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये तो असल में फिलिस्तीनियों को कत्ल कराने में मुसलसल इनके
खून में हाथ सने हुए हैं। ये सिर्फ बेहिसी का मामला नहीं है, दुश्मन का रोल अदा करने का। ये आपकी बात सही है। देखिए, ये जो है वो जब बात करने आते हैं वो डिक्टेट करने आते हैं, बात करने नहीं आती है। प्लान उन्हीं का होता है, उन्हीं को वो एग्जीक्यूट करते हैं, इन्हीं से अप्रूवल देते हैं, ताकि उनको बस वो जी हुजूरी करते हैं, जो वो आकाश उनके सामने पेश करता है उसके वो हाँ में हाँ में, कोई उसमें रेजिस्ट भी नहीं कर सकता है। जैसे हमने क्या ये प्रपोजल अरबों का था? नहीं, ये भी वहां से ही आया था, जिसकी बात आज से 6 महीने पहले अमेरिका ने कहा था अरब मुल्कों को इसकी सिक्योरिटी, खासकर गल्फ मुल्कों और जॉर्डन को इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसको रिजेक्ट किया था हमस ने उस वक्त भी कहा था। ये वही प्रपोजल इर्द गिर्द होके वहाँ ही पहुँच जाता है। और जब वो आते हैं, चाहे वो CIA चीफ आता है, NSA आता है, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स उनका जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है, वो हुक्मनामा लेकर आता है, वो डिस्कस करने नहीं आता। वो कहता है ये हमारा प्रपोजल है, इसको एक्सेप्ट करना है, और मजाल है किसी कंट्री की कि वो उसको रेजिस्ट करे, उस पर ऑब्जेक्शन करे। वो हमने पहले 9 महीनों में यही देखा है। अभी जो आया था, अगर आपको पता है, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कतर गए तो कतर के बड़े लीडरों ने उनको कहा अगर आप कहेंगे हम हमास के लीडरों को यहाँ से निकालेंगे, उनको अरेस्ट भी करेंगे, उनके फंड्स भी फ्रीज करेंगे। ये तो अयान सबों को है, ये किसी से छुपा है नहीं है। अच्छा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो जंग की हालत है उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स ये हैं कि IDF के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता। जो भी हमास को खत्म करने की बात कहता है वो इजरायलियों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एहूद बराक कह रहे हैं कि जीतने की बात जो कह रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसके अलावा ईरान ने लेबनान पर अगर हमला किया तो ऑब्लिटरेटिंग वॉर होगी, यानी तहस नहस कर दिया जाएगा इजराइल को। और अब अमेरिका भी हमास को एडजस्ट करने के लिए नए एग्रीमेंट के टेक्स्ट पर काम कर रहा है। तो ये एक ताकत बज़ाहिर बिल्कुल सामने नजर आ रही है। जैसे हमने पहले भी एक कहा, इससे पहले हमास एक आइडियोलॉजी के रूप में इमर्ज हो गई है। ये नहीं है इसके कुछ कमांडर है, अगर उनको जंग में मारा जाता है तो वो खत्म हो जाएंगे। ये एक के बाद एक आने वाला होता है, और हो सकता है नई जो लीडरशिप इसकी होगी वो ज्यादा सख्त होगी। इसमें जो है इनके हमास के लीडरों के रिलेटिव्स को मारा गया, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स उनके मर गए। कुछ ही है 2-3 बड़े लीडर है जो अभी भी गाजा में है, लेकिन उनका ये सही है, वो ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर जनरल या उनका जो कमांड कर रहा है उस वक्त अगर उसको मारा जाए तो ये खत्म हो जाएगा। ये नहीं ऐसा खत्म होता है। ये एक मूवमेंट चल रही है, रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है अगेंस्ट ऑपरेशन, अगेंस्ट उनके जो ऑक्यूपेशन ऑफ जो पैलेस्टाइन है उसके खिलाफ मूवमेंट है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये जो प्रपोजल लाते हैं, कभी कहते हैं इसको पैलेस्टाइन अथॉरिटी इस पर रूल करेगी, कभी कहते हैं जॉइंट मैनेजमेंट रहेगी कुछ अरब कंट्रीज की, कभी कहते हैं अरब कंट्रीज के जो है कंट्रीज कुछ वो पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर काम करेंगे। ये जो है ये वक्ती प्रपोजल है। ये अल्टीमेटली जब तक इस सारे प्रॉब्लम का, सारे इशू को एड्रेस नहीं किया जाएगा सीरियसली, सेंसिटिवली और जस्ट इसका डिसीजन नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ें नहीं सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा जिस चीज़ को अगर आज ये हमास की बारी है, ये दूर नहीं है कल वेस्ट बैंक हो जाएगा। इसके बाद जो है, जो वो अभी आज से ही वो कहने लगे थे इजराइल इजिप्ट को आप सिनाई में इनको सेटल कीजिए, उसकी बारी है। जॉर्डन तो हाफ जो है उसको खाया ही था जब उन्होंने वेस्ट बैंक और दूसरी चीजें उनसे एनेक्स किया है, और उनकी बारी है। ये किस किस को, यानी कि अपनी कमजोरियां अपने आप को बचाने के लिए किस किस को कुर्बान करेंगे। आखिर पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी।
ये भी उसमें लाइन में लगेंगे। आज वो है, कल दूसरी की बारी है। ये इनको सोचना पड़ेगा। अगर ये नहीं सोचेंगे, ये इनके लिए टेम्परेरी, ये चलो फिलहाल ये टल गया, उससे मसला हल हो जाए, ऐसे मसाइल हल नहीं होते। मसले अच्छा का अच्छा अच्छा, दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग में नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये ईरान जो है ये न सिर्फ इजराइल को तबाह करेगा बल्कि इन तमाम अरब मुल्कों की हुकूमतों को भी गिराएगा। ये बात अब वो कैबिनेट में कहना शुरू किया है। क्या वो इन अरब मुल्कों से डायरेक्ट मदद लेना चाहता है फिलिस्तीनियों को खत्म करने के लिए? क्या फौजें भी वो मंगाना चाहेगा, ये डरा करके कि ईरान तुम्हें खा जाएगा? क्या कहां तक जा सकती है ये बात? देखिए, ये इजराइल की पॉलिसी पिछले 40 साल से तकरीबन है, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है। उसके बाद अगर बहुत सारे अरब कंट्रीज ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड, बिजनेस सारा कुछ शुरू किया है। उसके पीछे ये भी एक वजह थी कि वो उनको कह रहा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उनके लिए डेंजर है, लेकिन वो ये नहीं कहता है। और ये बदकिस्मती है अरब मुल्कों की भी, वो ये नहीं कह सका कि उनका प्रोग्राम भी जो है इक्वली जो है फिर उनके लिए ये है। हालांकि ईरान ने हमेशा कहा जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज़ फॉर पीसफुल पर्पज। अभी तक उन्होंने कोई भी, इनफैक्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ये नहीं कहा है कि वो किसी दूसरे यूज के लिए है। सैंक्शंस फिर भी कायम है, लेकिन दूसरे को अनडिक्लेयर्ड जो है वो एटॉमिक स्टेट है, उस पर किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई। उसको वो फ्रीली, और वो धमकी भी दे रहा है कि मैं किसी हद तक जाऊंगा। लेकिन ये देखिए डबल स्टैंडर्ड्स है। ये अरबों को सोचना चाहिए कि अब कुछ विंडो तो खुल गई थी जब प्रेसिडेंट रईसी ने थोड़ा बहुत जो है सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की एक कोशिश की, और को बावर भी साबित हुई किसी हद तक। एटलीस्ट जो आइस था वो ब्रेक हो गया, और कहीं ना कहीं जो है कंटैक्ट बराबर है। लेकिन ये एक कंट्री को सोचना है इसके लिए कौन सा सबसे ज्यादा थ्रेट है। अगर अरब कंट्रीज की, अरब रीजन की ही बात देखें, 44 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा खतरा इजराइल से ही रहा। 3 वार है, बड़ी वार है, जिसमें सारे अरब कंट्रीज शामिल थे, चाहे 67, 73 या दूसरे जो वार थे वो इजराइल के साथ ही, जिसने अरब टेरिटरी खाई। एक तरफ गोलान हाइट्स खाया, सिनाई खाया था, ये जो वेस्ट बैंक था ये खाया, लबनान का एक हिस्सा खाया। ये उनको पता है, या तो वो ऑस्ट्रिच की तरह अपना जो है उसको रेत में अपने आप को बंद करते हैं, आंखें बंद। इससे थोड़ी मसला हल हो जाएगा। मसले को प्रैक्टिकल तरीके से देखने की जरूरत है, और ये देखना है कि कौन सा सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि फलस्तीनियन पिछले 70 सालों से लड़ते ही रहे हैं, एक के बाद एक। अब की बार तो कैजुअलिटी तो तकरीबन बहुत ज़बरदस्त बहुत रही है, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे दब गए हैं। लेकिन दूसरे भी देखिए ना, दूसरों की भी तबाही हुई। वो ये समझते नहीं है, या अगर समझते हैं या अपने आप को बेबस पाते हैं। कभी कोशिश भी इन्होंने नहीं की असर्टिव बनने की। एक धमकी देता है वो बड़ा मुल्क, तो ये इनके जो पसीने छूट जाते हैं। अभी कोई ये कोशिश नहीं की कि सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। एक तरफ से उनको ईरान से ये सबक सीखना चाहिए कि जब उन पर सैंक्शंस लगे तो उसके बाद अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों में खुद कफील बनाने की उन्होंने एक मुहिम की, जो किसी हद तक कामयाब रही। और आज ईरान जो है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इतना, हालांकि ये दूसरे कंट्रीज को ही अब सप्लाई करता है।
ये चीज़ें जो है ये अहम थी। अब इतने वारे हुए, अब देखिए गल्फ वार हुआ, इराक इन्वेजन हुआ, ये 67 हुआ, 73, क्या इन्होंने इसको अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया? नथिंग दे हैव डन। अच्छा, अभी अभी कुछ ताजा खबरें एक बार फिर आई हैं कि भारत की तरफ से हथियार और गोला बारूद इजराइल जा रहे हैं बड़ी मिकदार में। और एक नई खबर ताजा जो आई है, जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली, हैदराबाद में एक लॉ यूनिवर्सिटी है नलसार, उसके स्टूडेंट्स ने भारत सरकार को लिखा है कि हमारे यूनिवर्सिटी के जो इजरायली यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात हैं वो खत्म किए जाएं, इजराइल से सारे ताल्लुकात हम खत्म करना चाहते हैं। तो क्या ये स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट अमेरिका में हुआ, क्या आपको लगता है भारत में अब ये कमजोर बीजेपी लेड सरकार आने के बाद, और अगर जंग जारी रही, तो क्या भारत में भी स्टूडेंट्स का कोई ऐसा कोई मूवमेंट चलने की उम्मीद है? मुझे नहीं लगता है ऐसा हो जाएगा। अगर आपने देखा कि हाल ही में जब ओवर टेकिंग सेरेमनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की हुई थी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर पर पलस्टाइन के हक में भी नारा मारा, जिस पर बहुत हंगामा हुआ। ये यहाँ ही नहीं है, आपने देखा कि सारे यहाँ फिर भी कहीं न किसी फोरम पर इसकी बात हो रही है। अरब मुल्कों में बिल्कुल बैन ही लगा हुआ है इस मामले। आपने देखा कि अरब मुल्कों में ये जो खुतबा, जो अब पिछली बार हमने बात की, जो हज का जो खुतबा है, उस पर सिर्फ दुआ की दरखास्त, कोई ये नहीं कंडेमनेशन की उसकी। ये अरब मुल्कों में यही है, चाहे किसी भी अरब मुल्क में आज तक आपने देखा कि रैली निकली इनके हक में, नहीं निकालने दी रैली। जहाँ फिर भी सेमिनार होते हैं, कहीं ना कहीं बम्बई में एक आध बार हुआ, केरला में बहुत बड़ी रैली हुई सीपीआई वालों ने की, बंगाल में हुई है, यहाँ तो हुआ किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, किसी फोरम से निकलता है ये, लेकिन वहाँ पर उसका यानी कि वहाँ ये करना, कोई रैली निकालना, उनके बारे में बात करना ही जुर्म है, जैसे कि कोई इलीगल कोई चीज है। ये अपने लोगों की बात करने नहीं देते, तो वो क्या देंगे इसके बात करने की इजाजत? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो उसका है। और दूसरी बात, जब हम अपने अरब कंट्रीज में देखते हैं तिजारत भी चल रहा है, एयर स्पेस भी चल रहा है, सफारत खाने भी चल रहे हैं, तो किसको कहेंगे आप? जब अरब मुल्क ही खुद इजराइल के साथ बनाए हुए, तो भारत से क्या उम्मीद की जाए? अच्छा, आखिर में बिल्कुल छोटा सा सवाल मैं करना चाहता हूं, नतीजे के तौर पर क्या कहा जा सकता है? जंग चलेगी? इजराइल से जो इशारे कमजोरी के आ रहे हैं, क्या वो वाकई कमजोरी है या धोखा देने के लिए है? क्या कुछ लगता है? देखिए, ये इसके जो है ये बड़ा डाइसी सिचुएशन है। एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर और इसके जो इत्तेहादी है वो चाहते हैं जंग जारी रहे। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को भी ये यकीन है, ही इज ट्राइंग टू बाय सम टाइम टिल इलेक्शन, वो जो है अमेरिका में इलेक्शन हो जाएंगे, वो नवंबर में शायद होते हैं इलेक्शन वहां पर, तो 3-4 महीने ही रहेंगे, ताकि अगर उससे लगा ट्रंप आया तो वो किसी भी तरीके से इसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जो विद इन इजराइल एक बहुत बड़ा हल्का है, जो प्रेजेंट सिचुएशन से तंग आया है। न सिर्फ वो चाहते हैं कि होस्टेजेस के, वो कहते हैं इनसिक्योरिटी वहाँ पर बढ़ गई है, और इतने देर 9 महीने आप रखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को एक जगह पर, डे नाइट उनकी साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। छोटी कंट्री है, सारा कुछ ध्यान इसी पर, जंग पर है। वहाँ भी एक तबका जो है सेंसिटिव तबका, वो कहता है कि जंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और इसके अलावा इस मसले को भी यही एक ओकेजन है, बेस्ट ओकेजन है, जब इस मसले को परमानेंट तरीके से हल करने की ज़रूरत है। अब ये जो है इट इज़ वॉर बिटवीन टू जो है आइडियोलॉजीज, ग्रुप्स। अब इसमें देखना कौन किस पर भारी पड़ेगा। इस वक्त तक जो है रूलिंग जो क्लास है, रूलिंग पार्टी जो है नेतन्याहू, वो किसी न किसी तरीके से इसको सस्टेन करने की, वो अभी कहा गया कि मुझे कुछ और मोहलत दीजिए, मैं इस ये लास्ट स्टेज पर पहुंच गया है रफा,
का जो ऑफेंसिव, वो कुछ देर के बाद लोग मुझे ही फिर तारीफ करेंगे कि मैंने इसको ख़त्म किया है, और उसके जो एलाइज है रेडिकल्स वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है अमेरिका के जो एडमिनिस्ट्रेशन या इसके सिक्योरिटी अपैरेटस में बहुत सारी मेजॉरिटी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूसली दे प्रोवाइड आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू टारगेट हमास। हमास के ठिकानों के बारे में पता देना वो ही काम करते हैं, हमास के लोकेशंस, होस्टेजेस के लोकेशंस के बारे में उनका पूरा साथ दे रहे हैं, और जब आर्म्स एम्यूनिशन दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यानी जंग लंबी होने के इम्कान काफी हैं, इम्कान भी ज्यादा है, क्योंकि प्रेजेंट प्राइम और लेकिन एक चीज शायद कैलकुलेट नहीं कर पा रहे इजराइल में नेतन्याहू और उनके साथी, कि इलेक्शन नवंबर में होते हैं लेकिन सरकार बदलती है जनवरी में जाकर के, और इतने पॉलिसियां तो बदलनी शुरू होती है, उसके बाद ये जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ही लूजेस, यानी कि ही कांट टेक एनी मेजर डिसीजन, क्योंकि यूजुअली मेरे ख्याल में जनवरी 20-21 के करीब हल्फ लेता है। लेकिन जो नवंबर में इलेक्शन होता है वो एक टाइम पीरियड है, वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए वहाँ पर एक स्पाइलिंग सिस्टम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन अगर चेंज हो गई, प्रेसिडेंट चेंज हुआ, तो बहुत सारी चेंजेस वहाँ पर आते हैं, उसके साथ सारी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, तो नए लोग आते हैं, हर एक अपने मन का, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ का बहुत पावरफुल है, हर एक सिस्टम में उसके मनपसंद लोग होने चाहिए, वही एक सिस्टम है। ये शायद ये पीरियड इसलिए दिया जाता है ताकि जब नया प्रेसिडेंट हल्फ ले तो उसको जो आदमी है राइट प्लेस पर उस वक्त तक तैनात किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।